आज हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में हमारे 3 मेहमान आए हुए हैं, जिसमें बीजेपी से नागेंद्र यादव वरिष्ठ नेता और दूसरे फूलपुर पवई विधानसभा से वसीमुद्दीन, सपा से विधानसभा अध्यक्ष और बीएसपी से सिकंदर प्रसाद कुशवाहा, मुख्य सेक्टर प्रभारी आजमगढ़। आज हमारे खास मुलाकात प्रोग्राम में तीनों मेहमान उपस्थित हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नागेंद्र जी से। नागेंद्र जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल मेरा ये है कि इस समय जो है काफी लोग बीजेपी को छोड़ करके जा रहे हैं। पहले तो मैं चंदन भाई साहब आपको सादर प्रणाम, और आपने हमें मौका दिया और मन्नत समाचार को और आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी से जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हों या दारा सिंह चौहान जी रहे हों, ये सब आयातित व्यक्ति थे। तो जैसे कि बसपा से निकल के आए हुए व्यक्ति थे लोग, दारा चौहान जी और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों लोग, और ये आर्थिक व्यक्ति हैं। इनको अपने नात बात रिश्तेदार, खासतौर से पुत्र मुंह, भाई भतीजावाद, मतलब नात बात रिश्तेदार को टिकट दिलवाने के चक्कर में, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो परिवारवाद को लेकर नहीं चलती। कहीं ना कहीं वो लोग एक क्लेम भी लगा रहे हैं आप बीजेपी सरकार को कि उसमें दलित जाति, पिछड़ा जाति, कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई नहीं की जाती थी। एक बात मैं आपको, लगातार 5 साल वो कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे, और अगर समाज की सुनवाई नहीं हुई तो वो 5 साल रहे नहीं। अगर मानिए मौर्य समाज से ताल्लुक रखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी या दारा सिंह चौहान जी, चौहान समाज से ताल्लुक रखते हैं, अगर ये लोग या इन लोग जाकर जो अन्य पिछड़ी जाति से आते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं मिला तो आप लगातार 5 पूरे कार्यकाल तक कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। आपको ये अधिकार था कि कैबिनेट स्तर का मंत्री किसी विभाग को व्यक्ति को बनाया जाता है, तो उसको ये अधिकार है कि अपनी बात वो रखे सदन में। एक बार हमको बता दीजिए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे दारा सिंह चौहान जी हो, पूरे सदन में पिछड़े, अति पिछड़े या दलित, बैकवर्ड, किसी के बात को लेकर ये लोग सदन में कभी एक जुबान बोले? बता दीजिए हमको। इनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई दिया या पार्टी फोरम पे वो सब रखे? कभी इस तरह की चर्चा मीडिया में किए? ऐसा मीडिया है, मीडिया के माध्यम से कभी नहीं चर्चा किए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऊंचा हाथ से उनके पुत्र उत्कर्ष मौर्य जी 2012 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधानसभा में चुनाव हार गए। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया उनको, 2017 की भी चुनाव हार गए। और इस बार अपने पुत्र के लिए टिकट मांग भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया। कई नाथ बात के लिए मांगे, भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया। और यही स्थिति दारा सिंह चौहान की रही। ये मना करने के बाद ये लोग आयातित व्यक्ति हैं। और जब जिस समय इन लोगों ने बसपा छोड़ के भाजपा में आए थे, तब भी बसपा सूत्रों बांध मायावती के ऊपर इन लोगों ने अनर्गल कई आरोप लगाए थे। मैं जी से मैं पूछना चाहूँगा, सर ये बताइएगा, जैसे बीजेपी से पतझड़ चल रही है इस्तीफा देने की, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आपके सपा में जा रहे हैं लोग आ रहे हैं। अपना वो जो अच्छे नेता हैं, पिछड़ों की, दलितों के, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते हैं, जो उनके मान सम्मान के लिए तो वर्तमान सरकार में गए थे, इसलिए कि उनका भला हो जाए, उनकी बात सुनी जाए। जब नहीं हो पाया तो उसके बाद उन्होंने सपा के रुख कर दिया। सपा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बार बार ये कहते हैं कि पिछड़ों का
और जो है अति पिछड़ा बैकवर्ड सुरक्षित अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, इनके लिए जो है बेहतर करने के लिए सारे लोगों को, जितने भी हैं पिछड़े के नेता लोग, सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश की। तो क्या सभी लोगों को अखिलेश सरकार टिकट देगी? नहीं, इसमें तो देखिए अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक पे है, पार्टी फोरम पे क्या उसका निर्णय होता है। हम लोग तो लोकल बॉडी से हैं, विधानसभा से हैं, तो अपने क्षेत्र का ही नेतृत्व करेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के विवेक पे है किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं, उनसे क्या वो बात हुई है, कैसे हुआ है, किस तरह उस हिसाब से अपना सारे लोग करेंगे। एसपी को ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको फिर ये क्लेम किया जा रहा है कि माफिया गुंडा है। तो बीजेपी तो ये क्लेम लगाएगी, ब्लेम सारे लोगों को लगाएगी, बार बार ये लगाएगी। 12 से 17 के बीच में बार बार ये कहा गया कि सपा गुंडों की पार्टी है, इतने गुंडे, इतने माफिया है, ये हैं वो हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब 17 के उसमें वो किया, सारे लोगों को टिकट छाट दिया जो भी दागी, इसके लिए जो है सारा वो कर दिया। और बकिया जो है इनके यहाँ सारे लोग पहुंच गए। ये लोग जो दागियों को निकालने के बाद भाजपा में यही लोग जाके जाए वॉशिंग मशीन में जो है धुल के जो है फ्रेश हो गए। आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी को जब बीजेपी में गए तो उनके पास कोई वो नहीं था, 5 साल हो गया, वारंट नहीं जारी हुआ। 14 में कोई केस हुआ था सर, तो वो जिस दिन वो इस्तीफा देके ज्वाइन के सपा की बात करते हैं उनके ऊपर वारंट हो जाता है। तो आपकी तो मन बनाया हुआ था। आप देखिए 17 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो प्रोग्राम 16 को था पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, गाजीपुर से लखनऊ तक का जनता यूनी उमड़ पड़ गई, जिसके लिए 16 को कैंसिल करवा के उसको अनुमति न देके 17 को जब उन्होंने लिख रहे तो चलते चलते वो भोर में 4 बजे भोर में पहुंचे। तो सारे लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से उम्मीद लगाए हुए हैं वर्तमान में कि सपा की सरकार बने। जो भी काम किया है फूलपुर में आप देख लीजिए, 40 साल में जो हुआ है और 5 साल में कितना विकास हुआ, दोनों में अंतर है। सर आपसे एक सवाल मेरा ये है, कहीं ना कहीं ये चीजें सुनाई दे रही है कि आपका जो सरकार है मायावती जी हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से कुछ गठबंधन की तो बातें तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बहुजन समाज पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव खुद लड़ रही है, हमारा किसी से गठबंधन नहीं है। और जहां तक ये जो है अन्य पार्टी के लोग हमारे ऊपर, पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं न कहीं भाजपा से मिली हुई है, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम 3 बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर हमने सरकार चलाया और 3 बार मिलने के बाद भी हमने गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हित में, छात्रों के हित में, बेरोजगारों के हित में और विकास का कार्य, कानून का राज कायम करने का काम किया। अगर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कहीं दबाव बनाकर कोई गलत काम कराने की कोशिश की तो उस समय हम लोगों ने काम नहीं किया, बल्कि सत्ता से नहीं अच्छा। और जो लोग आज आरोप लगाते हैं अन्य पार्टी के लोग कि बसपा कहीं न कहीं अन्य भारतीय जनता पार्टी सहयोग करती है और कोई अगर इनके ऊपर विपत आती है तुरंत जो है माननीय गृह मंत्री के यहाँ, माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ जाते हैं और सीधे जो है अपना बचाव करते हैं। तो ये मिले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से लोग, हम लोग नहीं मिले हुए हैं, फिर भी हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। हम तो मिल सरकार भी चलाते हैं। मतलब आगे जो है अगर बीजेपी गठबंधन करती है तो क्या आप लोग गठबंधन करेंगे? नहीं, हम तो फुल बहुमत सरकार बनाएंगे। आज जो गरीब है, बेरोजगार है, जो पिछड़ा है, देखिए जो माननीय बहन जी की सरकार हमारी थी तो 0 बैलेंस पर एडमिशन होता था, छात्रवृत्ति मिलती थी, शुल्क प्रतिपूर्ति मिलता था। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस सरकार में ये गरीब, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इतना दुखी है, इतना परेशान है, इतना मजबूर है कि इसके 5 साल तो किसी तरह की ये अपनी सरकार चला ली। यहाँ जो जंगल राज, कानून का राज खत्म हो गया, इस सरकार में कानून राज खत्म हुआ। अभी भी सरकार ने तो दलितों को, पिछड़ों को, सभी लोगों को आवास, राशन पहुंचाने की
ये सब केवल जो है ये इनका जो है कागजी घोड़ा दौड़ रहा है और कोई व्यवस्था इनकी नहीं है। तो किस मुद्दाओं पे सरकार जो है आप लोग अगर इस बार चुनाव लड़ेंगे? हम तो विकास करेंगे, कानून का राज कायम करेंगे। माननीय बहन जी का पहले से एजेंडा रहा है। मेन मुद्दा क्या होगा चुनाव में जो आप मेन मुद्दा हमारा है ये जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो कमजोर हैं, जो व्यापारी हमारे भाई हैं, जो इन लोगों का इनको मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, इनको सुरक्षा चाहिए, इनका विकास चाहिए। हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार चाहिए। ये सब संभव माननीय बहन जी की ही सरकार में संभव है। इसलिए हम जो है पूरा समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर बहुजन समाज पार्टी को सभी लोग ये 2022 के चुनाव में वोट देकर माननीय बहन जी को 5वीं बार पुनः मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। पूरा जनता की आवाज है, हर गरीब की आवाज है, हर लोगों की आवाज है। नागेंद्र जी, जैसे अभी सिकंदर जी ने कहा कि विकास के मुद्दाओं को लेकर के राशन और सब्जी सरकार जी है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे पर अनेक काम किए हैं। हमारे भाई कि राशन दिया, ये दिया, वो किया, ये दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 12 में जब सरकार बनी, युवाओं को लैपटॉप दिया, शिक्षा का कन्या विद्याधन दिया, वजीफा पेंशन जो आती थी वो दिया, महिलाओं को जो है पेंशन दिया, जो 6,000 रुपए की बात कर रहे हैं, 500 रुपया भी महिलाओं को जो है समाजवादी पेंशन दी जाती थी। 55 लाख महिलाओं को पूरे प्रदेश में ये सरकार आई तो उसको खत्म कर दिया। ये हुआ कि क्या हुआ, इसकी जांच हो रही है। जांच होने के बाद पता चला कि इसमें 50-55 जो हजार कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ के 50 के 55 लाख के सारे को खत्म कर दिया गया। हमारे यहाँ फूलपुर में देखिए, पूर्व में 12 में ट्रामा सेंटर जो बना, ट्रामा सेंटर का महत्व जैसे लखनऊ पीजीआई है, ये है, इधर उधर लोग गरीब जो जाते हैं उसका इलाज 1 रुपए पर्ची में होता है। इसका महत्व तो यही होता है कि आवाम के लिए अगर आपने 5 साल में उसको प्लास्टर और पेंट कराने में गुजार दिया। अब जहाँ तक पिता वो बात कर रहे हैं समाजवादी पेंशन की, समाजवादी की सरकार थी तो महिलाओं को 300 रुपया प्रति महीना पेंशन मिलता है। 500 रुपया 300 रुपया देगी। चुनाव के समय 500 रुपया करने का घोषणा की गई थी, लेकिन हुआ नहीं। 1000 रुपया करने की बात हुई थी कि 17 में जब आएगी हमारी सरकार हुआ नहीं था। 300 से 500 करने को 500 भी नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खामियां थी उस समय। जैसे जो विधवा नहीं थे उनके नाम से लोग विधवा पेंशन निकलवा रहे थे। आजमगढ़ में आपके 65,000 ऐसे केसेस मिले थे कि जो फर्जी विधवा था। समाजवादी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने उस विधवा पेंशन को 300 की जगह 500 दिया। वर्तमान में 1,000 रुपया हो गई है। और रही बात ड्रामा सेंटर के विकास की, मैं कहा ड्रामा सेंटर के विकास में पिछली बार रामशीष जी आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि 3500 करोड़ रुपए उसका सेंक्शन हो गया। 35 करोड़ रुपए। अगर 35 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ तो जो वर्तमान की सरकार थी, वर्तमान के यहाँ के जो नेता थे, 35 करोड़ में उनका अपना परसेंटेज निश्चित हो गया। उसका पेमेंट कितना हुआ, उसे उनको अपना परसेंटेज, उनका कितना परसेंटेज चाहिए, लोगों ने परसेंटेज ले लिया। अगर जी मेरी बात रखिए जी, आप बोलिए मुझको बोल दीजिए। हमारा कहने मतलब वो भवन तैयार हो गया था, प्लास्टर करवाने और पेंट करवाने में उसका अभी 5 साल चला गया। अजय जी मुझको बोलिए, आप बात बोलिए। मैं कहा कोई भवन तैयार हुआ था, आप भी मौजूद थे, सिकंदर मौर्य जी भी मौजूद है, कुशवाहा जी मौजूद है आपके सामने। सिर्फ एक तला कंप्लीट हुआ था 5 साल में। पूरा सेंसर आप बताइए, पूरा कमीशन ले लिया गया। 35 करोड़ का कमीशन ले लिया गया। 35 करोड़ एक तला मकान सिर्फ बना हुआ था। इसी रोड पे धूल उड़ती थी 7 साल। ऐसा है, ये जो है भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, ये दोनों लोग ढिढोरा पीटते हैं विकास का। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार 397 को ही बनी, माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से 7.5 साल का पूरा कार्यकाल माननीय बहन जी का मुख्यमंत्री काल में
अंबेडकर ग्राम सभा समग्र विकास योजना के तहत गाँव को में बिजली, गांव में आवास, गांव में सड़क, गांव में स्कूल, सारी योजना का कार्यक्रम माननीय बहन जी के सरकार ने किया। और इसके पहले गांव में पिच रोड नहीं था, गांव में कंक्रीट सड़कें नहीं थी। पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार जो है कंक्रीट सड़कें पूरा गांव जो है है गड्ढा मुक्त हो चुका है। इन जो भारतीय जनता पार्टी का इनका विकास जो है, ये विकास क्या विनाश इन्होंने किया है। ये सम्मान देती है, सुरक्षा देती है, उसका विकास करती है। यही बहुजन समाज पार्टी का आधार है और इसी को काम जी से ये पूछना चाहूंगा, जैसे अगर आपकी सरकार आती है तो मतलब क्या मुद्दाएं होंगी, किस तरीके से? मतलब सरकार अगर 17 में बनती है क्या कि जो 22 में बनने जा रही है 17 में, कि पिछली बार जो है पिछड़ा अगड़ा की लड़ाई हो गई, हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान ईद दिवाली पे मामला थोड़ा सा पोलराइज हुआ था, जिसे वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 80-20 की लड़ाई, ये तो हिंदू मुस्लिम टारगेट करना, इससे तो आपसी भाईचारा आपसी को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सारे लोग हैं, सारे लोग बैठे हैं। देखिए वर्तमान जो 22 में हमारी सरकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमारा जो समाजवादी पार्टी का जियो है कि 3 प्रति घरेलू बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। तो अभी किसानों की जो है ने भी तो कम कर दिया, किसानों की ट्यूबवेल की बिजली फ्री रहेगी। तो जो वर्तमान में आधी किए हैं तो 5 साल तो लिए हैं, जो 500 की बिल 1500 पहुंच गई, तो वो 1500 के लेके तो अब आधी कर दिए तो 750 तो पहुंच रही है। हम तो नहीं लेने की बात है कि उसको जो है लैपटॉप दिया जाएगा, कन्या विद्याधन दिया जाएगा, जो गरीब पढ़ने वाले लड़के उनको टैबलेट अभी बाकी है, बच्चों को भी टैबलेट तो बाकी है। तो लाइन आखिरी बात ही अभी उसका नामकरण हो रहा था कि और टैबलेट बचेगा, इन लोगों को उसका लिस्ट बन रही थी, तब तक सूचना जारी हो गई। तो 5 साल ये क्या थी, इनको तो मैनिफेस्टो में इनके था 17 में जो सरकार आई तो इनके मैनिफेस्टो में था कि हम 1 GB डाटा लैपटॉप देंगे, तो उसको उसकी व्यवस्था करते करते इनको 5 साल निकल गया। यही है कुरान के अनुसार चलना चाहिए, इनको संविधान से नहीं लेना। देश संविधान से चलेगा या कुरान से चलेगा? संविधान से चलेगा या देश का कुरान से? अगर संविधान को आप खत्म करना चाहती है, यही है अति पिछड़ों का वो आरक्षण ही खत्म हो जाएगा। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कंपनियों को, रेलवे को, जो कल कारखाने जो है ये प्राइवेट में चला जाएगा, आरक्षण का महत्व कहाँ रहेगा? प्राइवेट में बस बैठिए और रोडवेज में बैठिए, दोनों फर्क है ना। सरकारी संस्था की अलग एक अहमियत होती है, प्राइवेट की अलग होती है। प्राइवेट तो अपने मनमाना हिसाब लेगा, आपको 10 रुपए की जगह 5 रुपए में आपको जाना होगा, तो ये प्राइवेट में कर लेंगे। मैं ये कह रहा था, मैं ये पूछना चाहता हूँ तेजी से कि देश के लिए देश संविधान से चलेगा कि किसी गीता से चलेगा या कुरान से चलेगा या बाइबल से चलेगा? सवाल ये है, देश संविधान से चलना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो देश संविधान से चलना चाहिए। सारे उसको सब लोग मान्य है। सिर्फ बीजेपी RSS के लोग जो संघ का एजेंडा ये है कि वो संविधान को ही खत्म कर देना चाहते हैं। मेरा ये कहना है, ये जो भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे नेताजी का है कि देश संविधान से चलता है और भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती है, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ दलितों, गरीबों, मजदूरों, मुसलमानों या कोई भी हमारा गरीब, हमारे ऊपर अगर कोई हमें कहीं फंसाना है, हमें कहीं परेशान करना है, तो भारतीय संविधान के अनुसार हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बाकी इनका जो एजेंडा RSS का है, सीधे मनुस्मृति का एजेंडा है, उसको इस देश में लागू करना चाहते हैं। मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, भारतीय संविधान को ये लोग नहीं मानते।
बीजेपी के लोग ये भारतीय संविधान को नहीं मानते। ये लोग हमेशा हिंदुस्तान कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई, नफरत, ईर्ष्या भिड़ा करके ये सत्ता हासिल केवल करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान जो हमारा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान लिखा गया। लेकिन जो ये लोग आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये लोग जो जब से इनको सत्ता पर देश और देश की मिल गई, तब से मनुस्मृति के अनुसार जो है उस पर काम करते हैं और अपने लोगों को हर जगह, हर सीटों को बैठाने का काम करते हैं। और उनके लोग जहां बैठे हैं हमारे गरीबों का शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, कोई विकास कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल अपना एजेंडा लागू कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों ने हमारे खास मुलाकात में आप लोगों ने आया, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र जी, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, जय श्री राम। जय हिंद, जय भारत।